जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और आज भारतीय संविधान में हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। इससे पहले हमने भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके क्षेत्र को कंप्लीट किया है। उसमें क्या था, संघ एवं क्षेत्र भाग 1 में जो है भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके है ना, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक की अनुच्छेद है। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आर्टिकल है भाग 1 में। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम भाग 2 कर रहे हैं। भाग 2 का मतलब है एक संविधान का पुस्तक है, उसमें भाग 2 मतलब पाठ 2। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो अब हम उस पुस्तक का पाठ 2 पढ़ रहे हैं और उस पुस्तक के पाठ 2 का नाम है नागरिकता। ठीक है, उस पुस्तक के भाग 2 का नाम है नागरिकता। और ये भाग 2 जो है कुछ पॉइंट में बटे हैं, उस पॉइंट को हम अनुच्छेद कहते हैं। और ये 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद इसमें हमको मिलेंगे भाग 2 में, मतलब पार्ट 2 में। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ सकता है कि पहले तो ये पूछ सकता है कि भाग 1 किससे संबंध है, तो भाग 1 राज्य और उसके क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और भाग 1 में कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद हैं वो भाग 1 में आते हैं। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि भाग 2 का नाम क्या है। ठीक है, भाग 2 का नाम क्या है, तो भाग 2 का नाम है नागरिकता। ठीक है, भाग 2 का नाम है नागरिकता। और इस नागरिकता वाले भाग 2 मतलब पाठ 2 में अनुच्छेद है ना, इसको मैं इंग्लिश में आर्टिकल ए लिख देता हूँ, 5 से लेके 11 तक है। 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं नागरिकता। हम अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नागरिकता है क्या चीज़। ठीक है, कैसे मिला, कब होगा, वो हम अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। लेकिन नागरिकता क्या चीज़ है, उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या है वो हम इस पर सबसे पहले उसका पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में है ना, संविधान में कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दिया गया है। यदि क्वेश्चन में ऐसा आता है क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नागरिकता की परिभाषा संविधान में नहीं है। बस नागरिकता क्या होगा और इस नागरिकता का क्या क्या लाभ होगा ये हमको पता रहता है। ठीक है, अब समझते हैं नागरिकता का मतलब क्या होता है। नागरिकता का मतलब होता है कि आप यदि उस देश में रहते हैं, है ना, जैसे हम भारत के लोग हैं, हम इस देश में रहते हैं तो हमें कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ाई करना, लिखाई करना, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, हम घूम सकते हैं, है ना, कहीं भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, है ना। भारत में छुट्टा सांड की तरह कहीं भी कोई भी आदमी घुस सकता है, कुछ विशेष स्थानों को छोड़ के जहाँ शासन ने जाने से मना किया है, उसको छोड़ के भारत के लोग कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, कहीं भी घूम सकते हैं, निवास करते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मतदान दे सकते हैं, चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। खड़ा होने का मतलब एज अ प्रत्याशी के रूप में किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, उसके बाद आपके विधायक हो गए, संसद हो गए, जो भी है, सरपंच है, जिला स्तर पे, जनपद स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे, कहीं भी किसी भी सोसाइटी का, है ना, चाहे वो सोसाइटी हो या कहीं भी हो, उसको पूर्ण अधिकार है मत देने का, चुनाव लड़ने का, पूरे भारत देश में घूमने का। ये होता है नागरिकता। ठीक है, हमको बहुत सारी चीज़ें अधिकार होती हैं भारत के नागरिक होने की वजह से, है ना। हम किसी भी हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ फ्री में, है ना, या फिर नॉमिनल फ़ी में हमारा इलाज हो जाता है। ये किसके बदौलत हुआ है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। यदि भारत के नागरिक नहीं होते तब हमें वहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिलती। याद कीजिए, आप कहीं भी जाते हैं, है ना, आप कहीं भी जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो आपको आधार कार्ड मांगा जाता है। ठीक है, आपको आधार कार्ड मांगा जाता है, आपको वोटर आईडी मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता है। इसका यही एक प्रमाण होता है, यदि आपके पास आधार कार्ड है ना, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। और भारत के नागरिक होने के कारण आपको मूलभूत अधिकार, सिविल अधिकार है, राज्य के निवासी कहलाएंगे, राजनीतिक अधिकार मिलेगा और बहुत सारे अधिकार हैं जो हम इस चैप्टर में या फिर इस संविधान में आगे पढ़ने वाला है। तो बात समझ में आ गई। नागरिकता का अर्थ ये होता है, यदि कोई भारत का नागरिक है कोई व्यक्ति, तो उसको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं।
ठीक है। अब उस अधिकारों की हम कुछ कुछ सूची देख लेते हैं। सूची ये होगा कि नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार रहता है ना। हम ट्रेन, बस, यातायात, यहाँ गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। ये हमारे नागरिक अधिकार होते हैं, है ना। नागरिक जो है भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं, भारत के पूर्ण सदस्य, ठीक है, पूर्ण सदस्य। नागरिक जो है भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं। उसको सिविल और राजनीतिक अधिकार होते हैं। सिविल में क्या होगा, आपका सरकारी नौकरी आ जाएगा, ठीक है। आपको सिविल अधिकार है, मतलब इसका मतलब है आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। राजनीतिक अधिकार में आप मत दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, है ना, चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे प्रकार के बहुत सारे अधिकार आपको मिलता है। और यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपका पैन कार्ड बनेगा, ठीक है, आधार बनेगा, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बनेगा, यदि आप भारत के नागरिक हो तो। यही जो सुविधा जो है, मत देना है, चुनाव लड़ना है, किसी भी चुनाव में खड़ा होना है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और जो राशन कार्ड है, वो अन्य विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। इवन जो विदेशी आते हैं वो हमारे यहाँ कहीं भी ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। वो विदेशी कहीं भी हमारे भारत में ज़मीन नहीं खरीद सकते, ना ही उनकी नौकरी लग सकती है, कुछ को छोड़ के जो राजनयिक होते हैं, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी वो लोग कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। वो केवल एक पर्यटक के रूप में आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और चले जाएंगे। ये होता है आपके देशी और विदेशी लोगों में अंतर है। मतलब ये है हमारी नागरिकता का पावर, या फिर नागरिकता के जो लाभ है वो यही है, ठीक है। इसमें है कि कोई देश अपने मूल निवासियों को है ना कुछ विशेषाधिकार प्रदान कर देता है, ऐसे, ठीक है। अब एक पार्ट इसमें ये छूट जाता है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने का मतलब ये है कि हमारा भारत देश है, कई राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरी में बचे हुए हैं, है ना, राज्य या फिर यूटीज में बसे हुए हैं। तो हम लोग या आप लोग, है ना, जितने भी भारत के नागरिक हैं, जिसके पास आधार कार्ड है, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन निवासी वो राज्य के होते हैं, ठीक है, राज्य के निवासी होते हैं, राज्य के निवासी होते हैं। यदि क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि भारत में एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है, पहले दोहरी नागरिकता था जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन वो भी जब जम्मू और कश्मीर को तोड़ के अलग कर दिया है, इसमें जो 35A था या संविधान 375 था उसको हटा दिया गया है, तब से वहाँ भी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट आ गया है। हम राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम राज्य के केवल निवासी हैं और भारत देश के नागरिक हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको याद होगा, जब आप कहीं भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं, ठीक है, कहीं भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं तो आपको नागरिकता पूछा जाता है कि आप किस राज्य की, आप कहाँ के नागरिक हैं। तो हम यहाँ भरते हैं इंडिया, ये हम लोग इंडियन हैं, ठीक है। कोई ये नहीं बोलता कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया बोलते हैं वो निवासी के सेंस में। हाँ, ये पूछ सकता है कि आप कहाँ निवास करते हैं, किस राज्य में निवास करेंगे, तब हम यहाँ आएगा छत्तीसगढ़, तब यहाँ आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, राज्य के निवासी होते हैं ना। कभी भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यही पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बात से आपको यदि एग्ज़ाम में याद नहीं रहा तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी और कुछ कुछ जो अधिकार हैं जो पूरे भारतीय को है और विदेशियों को नहीं है, और विदेशियों को है और साथ साथ भारतीयों को भी है। तो हम जैसे मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करते रहेंगे कौन सा अधिकार केवल नागरिक कि भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित है और कौन सा अधिकार है जिसमें विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो हम इसमें चलते हैं। अब सबसे पहले बात अनुच्छेद नंबर 5 में। अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है, ये देखिएगा। अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है, देखिए कि अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 7 तक में ना नागरिकता दिया गया है नागरिकों को। हम इसकी यहाँ चर्चा करेंगे। संविधान का अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। संविधान कब प्रारंभ हुआ था, संविधान कब प्रारंभ हुआ था, तो 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, ठीक है। 26 जनवरी 1909 है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, ठीक है। तो इसमें नागरिकों को क्या दिया गया, इसमें नागरिकता कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा ये यहाँ तय किया गया। तो पहला क्या बोलता है कि भारत के राज्यों के क्षेत्र में जो अधिवास करते हैं, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र क्या हो गए, ये है ना, ये आपके पूरे भारत हो गए,
ये तो ये भारत के राज्य क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं वो भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। ठीक है, वो जो है भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हुआ हो। दूसरा कंडीशन ये है कि वो इस भारत देश में कहीं भी उसका जन्म हुआ हो। ठीक है, तीसरा कहता है यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हों तब भी वो भारत का नागरिक हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति जिस समय भारत आज़ाद हुआ है वो किसी और देश में रहते हों। ठीक है, जो व्यक्ति है ये किसी और देश में रहते हों, लेकिन इसके जो माता पिता हैं उनका जन्म भारत में हो। ठीक है, जो माता पिता हैं वो भारत में हो तब हम उसको भारत का नागरिक कहेंगे। ठीक है, और कम से कम 5 साल तक वो भारत में निवास किया हो। ये व्यक्ति जो है भारत में निवास किया हो, तब की स्थिति में हम इन सभी को भारत का नागरिक कहेंगे। ठीक है, तब की स्थिति में हम इस व्यक्ति को भारत का नागरिक मानेंगे। पहला क्या है, वो भारत के जो क्षेत्र है ना जी, उस समय जब पाकिस्तान अलग हुआ है ना, तो इधर बांग्लादेश भी अलग हो गया था, पाकिस्तान बन गया था। तो इस राज्य क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उस समय एट द टाइम है ना, उस समय तो वो पूरे भारत के निवासी कहलाएंगे। ठीक है, यदि वो भारत में जन्म लिया है तब की स्थिति में भी वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब ये किसके लिए है, ये उनके लिए है। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा इस बात को समझते जाइएगा। हमने अभी क्या समझा, हमने ये समझा ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये तो तय हो गया कि ये भारत में अधिवास करता है तो ये भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसके जो बच्चे होंगे है ना, इसके जो बच्चे होंगे या भी भारत में जन्म लिया है ना, तो पहले कंडीशन के हिसाब से तो भारत में निवास कर नहीं रहा था, लेकिन दूसरे कंडीशन के हिसाब से यदि वो भारत में जन्म लिया है तो उनके जो पुत्र पुत्री होंगे, जो संतान होंगे, वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कोई तीसरा बंदा है जो भारत के फिलहाल बाहर रहता है और वो भी भारत के बाहर रहता है, लोग भी भारत का नागरिक बन सकता है। कब, जब उसके माता पिता का जन्म भारत में हो। यदि वो प्रूफ कर दे कि मेरे माता पिता जो हैं भारत में जन्मे थे और भारत में रहते थे, तो इस संबंध में ये भारत का नागरिक कहा जाएगा। और इसके लिए इनको 5 साल का निवास करना अनिवार्य है भारत में। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मामूली वहाँ का निवासी होना चाहिए 5 वर्ष तक, तब हम इसको भारत के नागरिक कहेंगे। ठीक है, अब कुछ अलग फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या होगा, जब मैं पहला फैक्ट मैं आपको बता दिया हूँ कि परिभाषा जो है ना, जो परिभाषा है नागरिकता का, वो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी जो आर्टिकल है 5 से लेकर 9 तक लागू हो गया था। लागू करना क्यों आवश्यकता था, क्योंकि उसी समय भारत देश आज़ाद हुआ था, लोग को आवाजाही बढ़ गया था, इसमें लगाम कसने के लिए कोई अन्य व्यक्ति आ न जाए, इसलिए जल्द से ये नियम बनाकर 26 नवंबर 1949 को 5 से लेकर 9 तक की जो नियम कानून है वो लागू कर दिया गया भारत में। ठीक है, इसीलिए क्योंकि भारत के पास प्रेशर न बढ़े कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा था जिसमें मार कट कर रहा था, वहाँ से बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो कोई और देश या फिर पाकिस्तान इसका गलत फ़ायदा उठा कर हमारे देश में ना आए अधिक लोग, इसलिए इस सब को नियम को बना दिया गया। और 5 से लेकर 9 तक है ना, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। 5 से लेकर जो 9 तक की जो है ना नियम, वो तुरंत लागू कर दिए। बाकी 10 और 11 26 उसके बाद जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950, उसके बाद लागू हुआ। तीसरा फैक्ट इसमें याद रखिएगा, तीसरा फैक्ट ये है कि नागरिकता प्रावधान 1949 को लागू किया गया। ठीक है, तो मैं बता दिया हूँ जो नागरिकता का प्रावधान है 1949 को लागू हुआ है। उसके बाद है नागरिकता भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको नागरिकता देता कौन है भारत में, है ना, भारत में नागरिकता का कानून बनाता कौन है, कानून, या फिर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये इसका मंत्रालय होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है ये नियम बनाता है कि किसको नागरिकता देनी है, किसकी हटानी है। यदि कोई बाहर से व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे नियम कानून होंगे, अगर आपको बसना चाहता है, हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है, तो इसका फाइनल डिसीजन किसके पास है, तो है भारत के गृह मंत्रालय के पास। क्वेश्चन आएगा तो आपको देख के लगाना है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार वैसे तो संसद के पास है, लेकिन मंत्रालय देखा जाए कि किस मंत्रालय के अधीन है, तो यह है गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। ठीक है, अब ऐसा क्यों बनाया गया होगा कि पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उसको हम नागरिकता दे रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों बनाया होगा कि जो पाकिस्तान से आ रहे हैं हम उसको हम नागरिकता देने में लगे हुए हैं।
ठीक है। तो आपको पता होगा पाकिस्तान उस समय ताज़ा ताज़ा हमसे अलग हुआ था, ये पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान उस समय हमसे ताज़ा ताज़ा अलग हुआ था, ठीक है, ताज़ा ताज़ा अलग हुआ था। तो उस समय जब अविभाज्य क्षेत्र में भी भारत माना गया, ठीक है, अविभाज्य क्षेत्र को भी भारत माना गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से, यहाँ मैं कोई व्यक्ति बना देता हूँ, ये जो व्यक्ति है ये फिलहाल आज़ादी के समय पाकिस्तान में था, है ना, ये था लड़का था बकलौल जो भी है, ये उस समय पाकिस्तान में निवास करता था। कब? 1947, जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय पाकिस्तान में रहता था। लेकिन इसके जो माता पिता थे या वंशज थे, दादा नानी जो भी थे, उनका जन्म जो है भारत का था। इसका जो मूल है इस भारत से जुड़ा हुआ था, है ना। इसके जो दादा नानी परदादा जो भी थे, वंशज थे, वो जो है भारत के थे, है ना, वो भारत के थे। यदि ये प्रूव हो जाता है कि ये जो लड़का जो पाकिस्तान एरिया में खड़ा है, यदि उनका रिलेशन कहीं भी भारत के साथ, उसके पितामह या फिर वंशज के साथ जब हो जाता है, तब हम उसको पाकिस्तान वाले को हम भारत की नागरिकता देंगे, ठीक है। लेकिन वहीं एक और लड़के के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक और लड़का कौन हो सकता है? देखिए, ये एक और है, ये भी दावा कर रहा है कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ। लेकिन हम यहाँ ये भी चेक करेंगे, क्या आपके कुछ वंशज हैं जो भारत में निवास करते हो विभाजन के बाद जितना एरिया भारत के पास आया, ठीक है, विभाजन के बाद जितना एरिया भारत के पास आया, उस एरिया में कहीं आपके माता पिता या वंशज कहीं थे, ठीक है। अब ये प्रूव नहीं कर पाए या फिर इनका वंशज यहाँ थे ही नहीं, तब की स्थिति में इन्हें हम भारत के नागरिक नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या हुआ? तब की स्थिति में हम इस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं मानेंगे, ठीक है। तब की स्थिति में हम भारत के नागरिक हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब इसको और अच्छे से डिटेल से जानने के लिए ये देखिएगा, है ना, क्या होगा कि उसके माता पिता जो है ना, यदि अविभाज्य भारत में जन्मा हो और 19 जुलाई 1948 से पहले अविभाज्य भारत में रहते हों, ठीक है, यदि वो भारत में रहते होंगे यहाँ के, कब तक के लिए? 19 जुलाई 1948 के पहले यदि भारत में रहते हों, इसके माता पिता जो है यदि, है ना, 48 के पहले यदि भारत में जन्मे हों और भारत में रहते हों, यहाँ डेट लिख लीजिएगा इसके लिए, ये 19 जुलाई, ये 48 है ना, सन 48 है, 19 जुलाई 48 के पहले अगर भारत में रहते होंगे, तब की स्थिति में हम इसको नागरिकता दे देंगे, ठीक है। तो नागरिकता देने का एक और नियम बना दिया गया, यदि किसी के पास ये नहीं है तो फिर ये लगा लो, तो इसमें लगा दिया गया परमिट नियम। परमिट नियम क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद वही व्यक्ति आता है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, मैं इसको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है ना, शुरू से फिर से एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। ये जो व्यक्ति है नीला वाला, ये जो है 1948 के पहले भारत आना चाहता है, ठीक है। तब हम ये कंडीशन देखेंगे कि उसके माता पिता या वंशज हमारे भारत देश के निवासी थे कि नहीं थे, या रह रहे हैं कि नहीं रह रहे थे, है ना। तब की स्थिति में यदि प्रूफ कर पाता है तब इसको भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन यही व्यक्ति यदि 1948 के बाद, ठीक है, यही व्यक्ति जो है 1948 के बाद आता है भारत में, तब क्या होगा? हम इसको परमिट नियम लागू कर देंगे, हम इसको परमिट नियम लागू कर देंगे। परमिट होगा कि आप एक कागजात पर हमारे जो भारत सरकार है उसको आवेदन कीजिए कि मुझे भारत का नागरिक हो, आप पंजीकृत हो जाइए। और इससे पहले, है ना, आपको परमिट नियम लगाने से पहले आपको 6 महीने भारत में आपको रहना होगा, या फिर इसका 6 महीने समय दिया गया था, ठीक है। तो ये था पाकिस्तान से आने वालों को भारत की नागरिकता, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आप देखिए, अनुच्छेद नंबर 7, पाकिस्तान, ये जो ना यहाँ लिख लेगा, ये जाने वाले, ठीक है, ये जाने वाले हैं, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, ठीक है। फिर से भारत का नक्शा बनाते हैं, ये है भारत का नक्शा। वैसे मुझे नक्शा बनाना तो प्रॉपरली नहीं आता, फिर भी आप समझ जाइएगा ये भारत का नक्शा है समझने के लिए, ठीक है, भारत का नक्शा है। पाकिस्तान जाने वाले को, व्यक्तियों को हम भारत की नागरिकता देंगे। कब? विभाजन के बाद 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया और जो पाकिस्तान चला गया, ठीक है, वो तो नागरिक नहीं होगा, ठीक है। विभाजन 1 मार्च 1947 के बाद, है ना, भारत विभाजन के बाद 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़ के चला गया, 1 मार्च के बाद चला गया 1947 के बाद, है ना, तब क्या करेंगे? हम उसको नागरिक नहीं मानेंगे, जाने वाले को नागरिक नहीं मानेंगे, नागरिक नहीं मानेंगे, ठीक है, नागरिक में। पर पुनः वापस आ जाता है, ठीक है, यदि वो वापस नहीं आया
फिर से ध्यान दीजिएगा, जो 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया और वापस नहीं आया, और वापस नहीं आया, उसके लिए कोई नागरिकता नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, उसी देश में पड़े रहो, ठीक है, वो चले गए, उसको हम भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। पर पुनः वापस आया, ठीक है, लेकिन पुनः वापस आ जाता है। देखिए, एक नहीं आने वाला है, एक आने वाला है। एक बार तो पाकिस्तान चला गया, फिर तुरंत वापस आ गया, तब उसको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। लेकिन 1 मार्च के बाद जो चला गया और आने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसको हम नागरिकता कैसे दे देंगे। लेकिन जो गया और कुछ समय बाद वापस आ गया, तब हम उसको प्रार्थना पत्र के द्वारा हम उसे भारत का नागरिक मान लेंगे, ठीक है। उसको हम प्रार्थना पत्र यदि प्रस्तुत करें कि मैं पहले भारत में था, है ना, किसी कारणवश वहाँ चला गया और मैं वापस आता हूँ, मुझे भारत में रख लीजिए, ऐसा कोई प्रार्थना पत्र मिलता है, तब की स्थिति में हम उस व्यक्ति को, उस बंदे को हम क्या है, भारत का नागरिक मान लेंगे, ठीक है, भारत का नागरिक मान लेंगे। तो यहीं पे ठीक है, ये हमारे 3 हो गए। 3 क्या हो गए, 5, 6 और 7। ये जो आर्टिकल है ना, ये जो है नागरिकता देने की बात करता है, ये जो है नागरिकता देने की बात करता है। जो इतने आर्टिकल हैं वो नागरिक देने की बात करता है, ठीक है, ये देने की बात करता है। 5 क्या कहता है, जब संविधान लागू हुआ और उस समय जो जो व्यक्ति थे हम उसको नागरिक मान लेंगे। 6वां क्या कहता है, जो पाकिस्तान से आए हैं, है ना, यदि उसके वंशज, है ना, पाकिस्तान से आए हैं, यदि उसके वंशज भारत में रहते थे, तब हम उसको तो हम भारत के नागरिक मान लेंगे। दूसरा कहता है कि जो पाकिस्तान गया और वापस आ गया, हम उसको प्रार्थना पत्र के उपरांत भारत का नागरिक मान लेंगे। ये होता है। तो एज अ क्वेश्चन में आ गया, तो 5 से 7 तक ही ऐसा अनुच्छेद है जो नागरिकता देने के संबंध की चर्चा करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है आपका 8, भारत के बाहर रहने वालों को नागरिकता। देखिए, जो व्यक्ति भारत के बाहर रहता है उनको भी नागरिकता होती है, जैसे जिसके पूर्वज, हाँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो। तब की स्थिति में कोई व्यक्ति भारत के बाहर यदि व्यापार के लिए गया, पढ़ाई के लिए गया, 6 महीने से अधिक के लिए, है ना, 6 माह से अधिक के लिए, 6 माह से अधिक के लिए, 6 माह से अधिक के लिए जो व्यक्ति भारत से बाहर गया, जैसे बहुत लोग जाते हैं गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, जहाँ भी यदि वो एजुकेशन के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जैसे नासा है, ऐसा कुछ है ऐसे स्थान में, तब हम उसको भारत का नागरिक ही मानेंगे, ठीक है, हम उसको भारत का नागरिक ही मानेंगे। वो मामूली तौर पर बाहर गया है ना, जॉब करने गया है या फिर व्यवसाय करने गया है ना, व्यवसाय करने गया है, जॉब करने गया है, या फिर पढ़ाई करता है ना, एजुकेशन के लिए गया है। उस स्थिति में कुछ व्यक्तियों को हम भारत का नागरिक कहेंगे और इन्हीं को लगभग NRI की कैटेगरी में रखा जाता है। इन्हीं लोगों को NRI की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे हम NRI क्या होता है वो सब आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। NRI क्या होता है, PIO, OCI, ये सब हम आगे पढ़ लेंगे। बस आपको अनुच्छेद 8 याद होना चाहिए कि जो भारत के बाहर रहते हैं उनको हम नागरिकता मानेंगे, ठीक है, उनकी नागरिकता छीन नहीं होगी। देख, इसको नागरिकता मानने का एक कारण ये है कि ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, है ना, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको दिया जाता है ताकि वो कमाई करके हमारे भारत में भेजें और हमारे भारत को कुछ लाभ हो। उसी प्रकार जो जॉब करते हैं, जो भेजते हैं पैसा भारत में, उससे भी भारत वालों को लाभ होता है, ठीक है। और एजुकेशन के लिए गए तो बाहर के जो हमारे जो व्यक्ति है बाहर से कुछ सीख कर आते हैं, इसलिए इस संविधान की इस आर्टिकल का जो वजूद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, इसकी जो इज्जत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है संविधान के आर्टिकल 8 का। यदि ये नहीं होता, है ना, यदि ये नहीं होता तब की स्थिति में क्या होता, कोई एजुकेशन के लिए बाहर जा नहीं सकता, है ना, जॉब करने वाले बाहर नहीं जा सकते, अगर जाते तो हम उसको हमारी नागरिकता से बाहर कर देते, तब की स्थिति में बहुत सारी अड़चनें आती। इसलिए अनुच्छेद नंबर 8 में भारत के बाहर रहने वालों को भी नागरिकता माना गया है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, ये इसमें हम पूरा फाइनल आर्टिकल देख लेंगे। कहता है विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से यदि आप अर्जित कर लिए, कोई व्यक्ति है ना, कोई काम के लिए गया, पढ़ने के लिए चला गया, अभी जैसे 8 में बात कर रहे थे, यदि वही व्यक्ति नागरिकता अर्जन कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगी, तब की स्थिति में भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, कोई जो पढ़ने जाता है ना, कोई बंदा जो है भारत देश से बाहर पढ़ने जाता है,
ठीक है। भारत देश से जो बाहर पढ़ने जाता है वो मात्र पढ़ने के लिए जाता है, उसकी वहाँ कोई नागरिकता नहीं होती। वहाँ एक उनके लिए वीज़ा होता है और उसमें लिखा रहता है कि ये एजुकेशन के लिए आया है और इतने दिन रहेगा, जो भी उसमें दिन तय रहेगा, है ना। उसमें वहाँ उस व्यक्ति को वहाँ कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते, केवल जो कुछ बाउंडेशन के साथ उनको वहाँ रहना पड़ता है। यदि वही व्यक्ति है ना जो गया था बाहर, यदि उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारत की नागरिकता से उसका नाम काट दिया जाएगा। गृह मंत्रालय एकदम टुकुर टुकुर देख रही है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है। जैसे ही उसको पता चला कि ये बाहर की नागरिकता को स्वीकार कर लिया, तो भारत के उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, वो नागरिक नहीं रह पा गया, ठीक है। अब 10 को देखिए, 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना। कब तक आपकी, जैसे मैं, आप सब जो भी है ना, हमारी नागरिकता कब तक बनी रहेगी, जब तक हम संविधान के विरोध काम नहीं करते, है ना। यदि हम, या फिर हम राष्ट्रवाद के लिए खतरा हैं, हम कोई आतंकवादी से मिल जाते हैं, है ना, कोई खुफिया जानकारी किसी अन्य देश को पहुंचाते हैं, या हमारा रहना राष्ट्रहित में नहीं है, तब की स्थिति में हमारी नागरिकता नहीं बनी रहेगी। यदि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, सारे नियम कानून का पालन करेंगे, तभी हमारा नागरिकता भारत में बने रहेगा, अन्यथा हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, है ना। और हमको एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। एक सेंटर है डिटेंशन सेंटर, वहाँ आपको बस रख दिया जाएगा, खाना पीना मिलेगा, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। ना तो बाहर घूम पाओगे, ना कुछ खरीद पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपको एक सेंटर में रख दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आया। अब लास्ट देखते हैं इसकी, अनुच्छेद क्या बोलता है। अनुच्छेद लास्ट बोलता है कि नागरिकता संबंधी नियम बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास। देखिए, भारत आज़ाद हुआ ना, तो उस समय बहुत कम नियम कानून थे, है ना। जो उस समय जो भी सिचुएशन को हैंडल करना था, उसके हिसाब से जो संविधान निर्माता थे कुछ कुछ नियम बना के चले गए, ताकि उस समय की स्थिति को संभाला जा सके, कौन भारत में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्या है, ठीक है। लेकिन लास्ट एक शब्द लिख के चला गया, यदि कोई ऐसा संसद को लगता है कि कोई नियम और बनाना चाहिए, है ना, कोई नियम और बनाना चाहिए, तो उस संबंध में जो संसद है नियम बना सकती है। इसी आर्टिकल 11 का प्रयोग करके संसद ने एक नियम बनाया है, ठीक है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करके संसद ने नियम बनाया, जिसको बोलते हैं नागरिक अधिनियम 1955, ठीक है। ये होता है नागरिकता का अधिनियम 1955, ठीक है। नागरिकता का अधिनियम 1955 संसद ने आर्टिकल नंबर 11 का उपयोग करके इसको बनाया है, ठीक है। तब हम इस चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।